Hello everyone, this is Gaurav and I welcome you to my YouTube channel Study with Gaurav. Today I am going to discuss about the introduction of fundamental rights which is given in part 3 of Indian Constitution. आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार जो कि हमारे भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के, उनका एक परिचय कि मौलिक अधिकार हैं क्या, अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकारों का क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले हमें मौलिक अधिकार को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, एक मौलिक दूसरा अधिकार। तो अधिकार राइट्स, अधिकार क्या होते हैं? तो इसके दो एस्पेक्ट, एक राजनीतिक और दूसरा नैतिक। राजनीतिक एस्पेक्ट कहता है कि एक क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल ऑन एन अथॉरिटी। क्लेम क्या होता है कि हम जिस चीज को मांग सकते हैं किसी से, फॉर्मली कह सकते हैं कि ये हमारा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी अगर आप कुछ खरीदते हैं, ठीक है, थ्रू अ लीगल वे, तो आपका अधिकार होता है उस पर, आप उसके मालिक होते हैं और इसीलिए आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, साथ ही दूसरों को छांट भी सकते हैं। कि इसी तरह से अधिकार जो होते हैं वो हमारे होते हैं, हमारा क्लेम होता है किसी के ऊपर। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अधिकार होते हैं जो कि हम क्लेम करते हैं किसी अथॉरिटी पे। अथॉरिटी क्या मतलब है कि अथॉरिटी का पर्सन इन पावर और इंस्टीट्यूशन इन पावर। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स में हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम सरकार या फिर स्टेट, सो कॉल्ड स्टेट का डेफिनेशन जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स को, कहां कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी वन हैविंग डोमिनेंस, हैविंग सर्टेन लीगल लेजिटिमेसी, ठीक है, किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो वो अथॉरिटी होता है, उससे हम कुछ क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा है मोरल एस्पेक्ट, नैतिक आधार। नैतिक आधार कहता है कि समाज में हर व्यक्ति को अपने में बेहतर होने के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस की जरूरत है जिसके बिना आदमी अपने मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो सुविधाएं हैं उनका बेस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता, न बेस्ट अपने आप को बना सकता है। तो उनके लिए जो क्लेम्स हैं वो क्लेम्स कहां होंगे? मोरालिटी के बेसिस पे होंगे, रिकॉग्निशन के बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो अधिकार हमारे हैं जिनको हम क्लेम करते हैं। अब अधिकार को कई टाइप्स के हो सकते हैं। नेचुरल राइट्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, जैसे नेचर क्या कहता है, अब हम सांस लेते हैं तो कोई हवा को बांध के नहीं रख सकता, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है सांस लेना। ठीक है, क्योंकि वो हमारी जरूरत है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जो कि प्रकृति हमें देती है और जो हमारे लिए आवश्यक है सर्वाइवल के लिए। अगर मानिए कि वो अधिकार नहीं हो, हम सांस लेने का अधिकार है हमारा, ठीक है, जो हमें प्रकृति देती है, अगर मानिए हवा को कोई बंद कर ले तो क्या होगा? हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। तो हवा पे किसी का नियंत्रण नहीं होगा, कोई उसको रेगुलेट नहीं कर सकता है। दूसरा है ह्यूमन राइट, मानवाधिकार। मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो बतौर मानव होने के नाम पर हमें मिले। ठीक है, उसके बाद आता है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जो स्टैट्यूट के थ्रू, लीगल इनेक्टमेंट के थ्रू दिए जाते हैं। और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार ही दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे संविधान के हिसाब से पार्ट 3 में कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं, दे आर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और संविधान के अंदर भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड राइट्स हैं थ्रू सर्टेन लॉज। ठीक है, जो कि हमको एंजॉय करने के लिए संविधान जिसकी परमिशन देता है। और कुछ राइट्स हैं जो कि इसी के अंदर अगर इसके थ्रू कोई लॉ बना करके इनेक्ट किया गया तो फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ लीगल राइट्स। कम टू द नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो हमारा संविधान बेसिक लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है, और बेसिक लॉ ऑफ लैंड है, इसका मतलब है कि इसको किसी भी तरह से कोई हैम्पर नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी रिकॉग्निशन, इसका जो आधार है उसको सबके लिए बाध्य है, सबको मानना ही है। ठीक है, इसी के अंदर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है,
और कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं जो राइट्स की हमें संविधान रिकॉग्नाइज करता है लेकिन फंडामेंटल नहीं। उदाहरण के लिए आर्टिकल 265 ये कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स न लगाया जा सकता है न वसूला जा सकता है बिना किसी लीगल अथॉरिटी के। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी टैक्स वसूलने के लिए हर साल क्या होता है, फाइनेंस बिल लाया जाता है हाउस में, बजट में टैक्स का स्लैब होता है, उसको पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। जब वो लीगल रिकॉग्निशन उसको मिल जाता है तभी कोई टैक्स लिया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 300A जो कि अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, बट उसको बाद में लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया 300A के तहत। ये फंडामेंटल नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता विदाउट पेइंग जस्ट एंड फेयर कंपनसेशन, और दूसरा थ्रू द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तीसरा 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड रिस्ट्रिक्शंस दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ही रिकॉग्नाइज करता है, आर्टिकल 301 से लेकर के 304 तक। ठीक है, अगर मानिए कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको अगर अवॉइड नहीं किया जाता है तो फिर वो हमारे लिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करेगा, हम उसको क्लेम कर सकते हैं। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट राइट टू वोट, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनहेरेंट पार्ट है। डेमोक्रेसी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड तो राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड ये दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। नाउ कम टू ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि आज जो हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं वो फंडामेंटल राइट कहां से डिराइव होकर आया है। तो सबसे पहले नेचर था, ह्यूमन बीइंग तो बाद में आए। सबसे पहले नेचर का जेनेसिस हुआ, नेचर बना। तो जब प्रकृति आई तो प्रकृति अपने साथ कुछ अधिकार देती है। जो अधिकार क्या कहती है, जो ह्यूमन क्वालिटी को फुल अचीवमेंट को रोकता है किसी भी तरह से। ठीक है, ऐसे एनीथिंग दैट डिट्रैक्ट्स फ्रॉम मेंस ह्यूमन क्वालिटीज और प्रिवेंट देयर फुल अचीवमेंट वायलेट्स द लॉ ऑफ नेचर। अगर कोई भी कृत्य व्यक्ति के सेल्फ को अचीव करने से रोकती है, ठीक है, तो वो नेचर के लॉ को हैम्पर करती है। उदाहरण के लिए हमने बताया कि सांस लेने का अधिकार, ये हमारा नेचुरल राइट है, इसको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली एवरी मैन एंड गवर्नमेंट आर बाउंड टू फॉलो नेचुरल लॉ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर नेचुरल लॉ को नहीं होगा तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही थ्रेटन हो जाएगा, और जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस का ही थ्रेटन हो जाएगा तो फिर ये लॉज और इनके रिकॉग्निशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फॉर द एग्जिस्टेंस, फॉर द सर्वाइवल, फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कि वो अपने बेस्ट को एक्सप्लोर कर सकें, अपनी सारी कैपेबिलिटी को फुलफिल कर सकें, उसके लिए नेचुरल राइट्स का होना जरूरी है। इसीलिए जॉन लॉक एक लीगल ज्यूरिस्ट कह सकते हैं, फिलोसोफर थे, जिन्होंने 3 राइट्स को, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट टू प्रॉपर्टी संपदा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इनको 3 बेसिक नेचुरल राइट्स माना है। ठीक है, अब यहां पे बाकी चीजें तो ठीक है कि राइट टू लाइफ है जीने के लिए, लिबर्टी है फ्रीडम के लिए। प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई आदमी किसी रिसोर्स में, रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट हो सकता है किसी चीज का, अगर उसमें अपना लेबर इनपुट देता है, ठीक है, तो उससे जो आउटकम आता है वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है। उदाहरण के लिए एक किसान है, वो लैंड उसके लिए क्या है, रिसोर्स है। उस लैंड को वो टिल करता है, जोतता है, उसमें अनाज बोता है, तो उसके बाद जो उससे रिजल्ट आता है वो अनाज उसकी प्रॉपर्टी है, जिसको बेच करके वो इनकम जनरेट करता है। ठीक है, दिस इज। इसके बाद देखते हैं कि एक मैग्ना कार्टा आया।
और मैग्ना कार्टा के बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 में लाया गया। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले से जानते हैं कि इंग्लैंड में क्या है, मोनार्की है। ठीक है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट में क्या दिया गया कि जो लोग हैं, ठीक है, तो लोग और क्राउन के बीच में लॉ आ गया और कहा गया कि फ्रीडम फ्रॉम रॉयल इंटरफेरेंस विथ लॉ। यहां पे अब जो है सो दो काम हुए। एक तो क्राउन जो है, जो पहले राजा जो था वो जज की तरह काम करता था, राजा का कोर्ट होता था, तो राजा को पहला प्रोहिबिट कर दिया कि राजा अब न जज की तरह काम करेगा, ना ही वो अपना कोर्ट चलाएगा, अदालत चलाएगा। तो वो क्या हो गया, अब राजा कोर्ट की तरह काम नहीं करेगा और फाइनल आर्बिट्रर नहीं होगा, तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रर का एस्टेब्लिशमेंट होगा। सिमिलरली यहीं से जो है तो डेमोक्रेटिक जो फिलॉसफी है डेमोक्रेसी का, वहां पे इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ कि पार्लियामेंट बनाए गए, वहां पे लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट होके आने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ कि रॉयल जो है, रॉयल फैमिली जो थी वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे काम करने लगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आया यूएस बिल ऑफ राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पे बिल ऑफ राइट जो है सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उनको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। ठीक है, और जो कि अमंग अदर थिंग्स कुछ राइट्स थे जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि डेमोक्रेसी में जैसा कि अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मीडिया इज अ पूल बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, वट एवर डिसीजन गवर्नमेंट टेक्स it is his duty to convey it to people through media. Similarly, whatever the need and grievances of people, that should be put forward through media to government. तो मीडिया एक ब्रिज का काम करता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो प्रेस को अगर फ्रीडम नहीं होगी तो फिर वो कैसे किसी चीज को सामने रख सकता है। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली, एक जगह खड़ा होकर के किसी भी चीज के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीसफुली होना जरूरी है। यूएस में हथियार रखने को लेकर के भी राइट्स दिए गए हैं, जो कि इंडिया में नहीं है। उसके बाद ये डबल जियोपार्डी को प्रोहिबिट करता है। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि एक ही गलती के लिए दो बार सजा देना। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को रिकॉग्नाइज करता है। स्पीडी ट्रायल की मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर मानिए किसी को देर से न्याय मिला तो वो न्याय जो है खुद अन्याय बन जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से ट्राई करके किसी को न्याय दिया जाना चाहिए। और ये क्रूएल पनिशमेंट को प्रोहिबिट करता है, नो क्रूएल पनिशमेंट। क्रूएल पनिशमेंट का क्या था कि जैसे कि देखते हैं कि पहले पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ करते थे, ठीक है, उसके बाद जैसे कई जगह ये रूल था कि अगर कोई ट्रेटर है, राष्ट्रद्रोही है, तो उसको क्या किया जाता था कि उसको फांसी पे लटका के उसके बाद जो है उसकी लाश को टांग दिया जाता था ताकि लोग इससे डरे। तो इस तरह के जो क्रूएल पनिशमेंट है, उसके बाद फिर जो है जैसे एक मतलब मे बी चॉप स्क्वायर कह सकते हैं, जहां पे कि लोगों को काट दिया जाता था। तो इस तरह के जो पनिशमेंट है उनको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो यूएस बिल ऑफ राइट्स के बाद एग्जिस्टेंस में आया यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। ये आया था इन द वेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखते हैं कि मतलब ह्यूज अमाउंट में जो है वॉर में क्या हुआ, डेड्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि कुछ ऐसे राइट्स को बनाया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि क्या है कि लोग अपनी डिग्निटी के साथ जी सकें। द राइट्स दैट आर एसेंशियल फॉर डिग्निफाइड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, कि मानव को अगर मानव की तरह ही जीने का अधिकार नहीं मिला तो वो जिंदगी तो बदतर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्लेव्स थे, तो देखते हैं कि स्लेव्स के स्लेवरी में क्या होता था कि लोगों को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था कि मतलब उनकी जिंदगी
ह्यूमन कह ही नहीं सकते, जिंदगी जानवर से भी बदतर हो जाती थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस के जब फॉर्मेशन होता है, तो यूनाइटेड नेशंस एक कमिटी बनाती है फॉर द लिस्टिंग डाउन ह्यूमन राइट्स। और ये कमिटी, ठीक है, जिसका पर्पस होता है, यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था किस लिए, ताकि इंटरनेशनल पीस को बढ़ाया जा सके और जो फर्दर वॉर होने के चांसेस हैं उनको रोका जा सके। तो ये वॉर कब रुकेंगे, जब क्या होगा कि ह्यूमन सेल्फ सेटिस्फाइज होगा, उसके कुछ राइट्स को उनको ग्रांट किए जाएंगे। तो इसीलिए यूडीएचआर लाया गया। और हम देखते हैं कि यूडीएचआर जो डॉक्यूमेंट था, दैट कंटेन्स प्रीएम्बल एंड 30 आर्टिकल्स, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग तरह के कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को, इकोनॉमिक राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये सारे राइट्स जो थे, 30 राइट्स, इनको 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था। दैट्स व्हाई ऑन 10th of December every day we celebrate इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया। और ये कहता है, ठीक है, ये ऑल्दो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये कहता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सब स्टेट्स को इसमें से अधिक को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में शामिल करना चाहिए, ठीक है, जिसमें है कि डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पॉलिटिकल राइट्स, लाइवलीहुड, सीक असाइलम, और भी हैं। टोटल 30 राइट्स इसमें रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनमें से कई राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। कम टू द नेक्स्ट, कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल राइट्स हैं, उनके सोर्स क्या क्या हैं। तो सोर्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फॉरेन सोर्सेस और दूसरा है डोमेस्टिक सोर्सेस। फॉरेन सोर्सेज में जो हमने देखे, यूनाइटेड किंगडम का बिल ऑफ राइट्स, यूएस बिल ऑफ राइट्स, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, एंड यूडीएचआर, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। एंड डोमेस्टिक सोर्सेज हम देखते हैं, स्वराज बिल ऑफ तिलक जब स्वराज बिल लेके आए थे तो उसमें कुछ राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। सिमिलरली नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था, जिसमें कि हर तरह के डायमेंशंस, गवर्नेंस का क्या सिस्टम होगा, क्या राइट्स होंगे, स्टेट्स की क्या ड्यूटी होगी, सब पे बात की गई थी। जो क्या अल्पसंख्यकों के राइट्स होंगे, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स की भी कुछ बात की गई थी। और लास्ट 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, कराची सेशन, उसमें भी कुछ राइट्स की बात की गई थी, जो फाइनली एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडियन फंडामेंटल राइट्स में शामिल किए गए, ठीक है। नाउ कि नेचर क्या है हमारे फंडामेंटल राइट का, नेचर इन द सेंस किस तरह का है हमारा फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहली बात, इन्फोर्सिएबल और जस्टिसिएबल। इन्फोर्सिएबल का मतलब है कि अगर मानिए हमारे किसी भी राइट्स का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वो भी किसका, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि आर्टिकल 32 राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको क्लेम है हमारा, ऐसा क्लेम है जिसके लिए हम डायरेक्टली जुडिशरी के पास जाकर के उनको कह सकते हैं कि हमारा राइट्स जो है सो फुलफिल करवाइए। सेकेंड, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है। नेगेटिव ऑब्लिगेशन कहने का मतलब है कि आप ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द राइट्स आर नेगेटिवली प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, स्टेट शैल नॉट, सच वर्ड इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। इसका मतलब है कि ये स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है। ज्यादातर राइट्स जो हैं हमारे, वो स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं कि स्टेट हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 15 कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल
on the basis of this and this. So such kind of rights are negatively pronounced. That's why these are negative obligation on the part of state. And third thing is not absolute in nature. Absolute का मतलब क्या है कि जो अधिकार दिए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में वो अधिकार बरकरार रहेंगे, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कहाँ दी गई हैं, किस बेसिस पे कोई हमारे राइट्स को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन, भारत की संप्रभुता, उसको ही अगर कोई किसी, मानिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है हमारे पास, हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम अपने राष्ट्र के संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करें तो हमारा राइट खत्म हो जाता है वहां पे। सिमिलरली नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, ठीक है, क्योंकि अगर मानिए अदालत की बार बार अवमानना होगी तो इंस्टीट्यूशन की जो अवमानना होती है तो क्या होता है, इंस्टीट्यूशन अपनी इंटीग्रिटी धीरे धीरे खोने लगता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक जो समाज के जो अधिकार हैं, ठीक है, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस इंपोज किए गए हैं पार्ट 3 में इटसेल्फ में, कि कब कब जो है हमारे राइट्स जो दिए गए हैं उन राइट्स के एंटी जाकर के एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि हमारा राइट उस समय इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एब्सोल्यूट राइट को भी रिकॉग्नाइज करता है फंडामेंटल राइट में, जैसे कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ठीक है। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं है केवल, ये है कोई भी पर्सन, नो पर्सन कैन यूज अनटचेबिलिटी। राइट्स अगेंस्ट शोषण के, ये छुआछूत के विरुद्ध अधिकार जो है, इसका मतलब है कि कोई भी आदमी इसको यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी किसी के साथ छुआछूत के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है, दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। तो यहां ये नहीं है कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है, कुछ कुछ केसेज हैं जिसमें कि मतलब आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो, इट इज ऑल, कहीं नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन, दैट इज आर्टिकल 21A। अब राइट टू एजुकेशन है इरेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड, जो भी 6 साल से 14 साल के बीच का है उन सबको एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है। यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इसको है इसको नहीं है, सबको है। राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है कि हम अपनी इच्छा से अपने धर्म को जान सकते हैं, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आंतरिक भावना है, उसके आधार पर हम अपने रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्यूट इन सेंस, इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट अदर राइट्स जो हैं वहां पे सर्टेन एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस हैं, दैट हैज टू बी फॉलोड। फंडामेंटल राइट हमारे लिए हमेशा वैलिड होता है, बट कुछ केसेस दिए गए हैं जिस समय फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 358 कहता है कि जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी, लेकिन कंडीशन क्या है कि नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए कैसे, या तो वॉर के केस में या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। और तीसरी तरह से कब किया जा सकता है, आर्म्ड रिबेलियन। तो कहता है कि आर्म्ड रिबेलियन में नहीं होगा, लेकिन जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पे कभी भी जो है नेशनल इमरजेंसी अगर इंपोज की जाती है तो हमारा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 359 कहता है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रेसिडेंट सेपरेट प्रोक्लेमेशन से, सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू अदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया गया,
जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट सेपरेट प्रोक्लेमेशन से बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये दोनों किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं होंगे। दे आर ऑलवेज इन्फोर्सेबल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य क्या है। तो आर्टिकल 12 बात करता है कि जहां भी हम स्टेट वर्ड का यूज कर रहे हैं, जो स्टेट के अगेंस्ट हमारे राइट्स हैं, ठीक है, अधिकार हैं, तो स्टेट का मतलब क्या है कि क्या क्या मिलकर के स्टेट बनते हैं। और सिमिलरली यहीं पे ऐड कर लीजिए कि आर्टिकल 36 जो है वो कहता है कि आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है सेम इज एप्लीकेबल फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें भी आर्टिकल 36 में भी आर्टिकल 12 वाला ही डेफिनेशन जो है वो एप्लीकेबल है। तो इसीलिए स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिर्फ इन दोनों के लिए ये स्टेट माने जाएंगे। ठीक है, और आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट कंप्राइजेज ऑफ, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट की बात करता है, एग्जीक्यूटिव की, और ये बात कर रहा है किसका, लेजिस्लेचर का, क्योंकि पार्लियामेंट जो है हमारा वो लेजिस्लेटिव विंग है, संसद जो है कानून बनाने का काम करती है, विधायिका का काम करती है। सिमिलरली गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, और तीसरा जो है वो है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी, इसके लिए दो कंडीशन है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होनी चाहिए या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। और टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है कि टेरिटरी ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एज वेल एज इफ एनी टेरिटरी इज एक्वायर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे तो क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में तो क्लियर है, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव के केस में क्लियर है, बट यहां पे अदर अथॉरिटी जो है क्वेश्चन रेज करता है कि व्हाट डज इट मीन बाय अदर अथॉरिटी। ठीक है, अदर अथॉरिटी, दूसरा अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि जितनी टेरिटरी जिसपे इंडियन गवर्नमेंट सोवरेनिटी इंजॉय करती है। ठीक है, सोवरेनिटी इंजॉयड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और अब आते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो ये क्या है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब है कि ये अपना स्कोप जो है, जो दिया गया है वो तो है ही, उसके साथ कुछ और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। दो टर्म है, एक है इंक्लूसिव और दूसरा होता है एग्जॉस्टिव, और दूसरा होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जो दिया गया है बस वही, उसके अलावा आउटसाइड कुछ नहीं। लेकिन इंक्लूसिव का मतलब है कि जो दिया गया है वो तो है ही, उसके साथ बाहर भी सिमिलर कुछ टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जिनको इसमें ऐड किया जा सके। तो अजय हासिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज को डिफाइन किया और कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दिए कि अगर ये गाइडलाइंस फुलफिल होते हैं तो वो अथॉरिटी स्टेट मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। उदाहरण के लिए कोई भी अथॉरिटी जिसके पास लॉ बनाने का पावर हो या किसी भी तरह का ऑर्डर जनरेट करने का पावर हो या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पावर हो, ठीक है, तो वो अथॉरिटी क्या होगी, स्टेट के अंदर आएगी डेफिनेशन के। फॉर एग्जांपल पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं।
अब म्युनिसिपैलिटी है, उसको अपने म्युनिसिपल एरिया में जो 12 शेड्यूल 12 में दिए गए सब्जेक्ट लिस्ट हैं उन पे वो लॉ बना सकती है, उनको वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकती है। इट हैज पावर टू इम्पोज सर्टेन टैक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब कि चूंकि इसके पास कुछ पावर्स हैं लॉ बनाने के, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड है कि कोई भी स्टेट्यूटरी, दूसरा है कि स्टेट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अगर मानिए कोई भी पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट से बनाई गई बॉडी, ठीक है, और वो क्या है, फिनांस्ड बाय स्टेट। ठीक, तो जब वो फिनांस्ड बाय स्टेट है, और दूसरा इसमें ये एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट, कि उसका रेगुलेशन भी स्टेट करती है, मतलब गवर्नमेंट करती है। तो इसमें देखना होगा कि एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, लेकिन इट शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, क्योंकि सर्टेन जो है सो कुछ ऐसे भी बॉडीज रहे हैं जो कि स्टेटरी या नॉन स्टेटरी बॉडी रही हैं और उनको फाइनेंस भी की जाती है, लेकिन दे आर ऑटोनोमस इन नेचर, उनको कुछ इंडिपेंडेंस दिया गया है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, उन पे गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उनको स्टेट नहीं माना जाएगा। तो डीप एंड परवेसिव कंट्रोल किस हद तक और कितनी क्षमता तक उस पे सरकार का नियंत्रण है, तो यह नियंत्रण बताएगा कि वह स्टेट है या नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि यहां पे हमने अदर अथॉरिटी में जुडिशरी की बात तो की नहीं, क्योंकि उससे पहले लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए तो डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज। तो लोकल गवर्नेंस के सिस्टम हम मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कि हमारे यहाँ है पंचायती राज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन जुडिशरी का क्या? तो जुडिशरी के बारे में नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस समय कोर्ट जुडिशियल फंक्शन कर रहा होगा, जुडिशियल फंक्शन का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन, जो केस लेकर के उनके पास जाते हैं और वो उनका निपटारा कर रहा है, उस समय वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि अब मानिए कि कोर्ट जो है अब न्याय देने की प्रक्रिया में, ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए वो आपके खिलाफ कर देता है, तो हो सकता है कि आप कहेंगे कि मेरा राइट वायलेट हो गया। तो जब कोर्ट जुडिशियल फंक्शन कर रहा होगा, उस समय किसी भी तरह से वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी के जो अपने रूल्स हैं, देखते हैं कि जुडिशरी खुद ही रेगुलेट करती है, उनके अपॉइंटमेंट खुद ही करती है, उसके बाद उनका एग्जाम खुद ही लेती है, वो लिस्टिंग ऑफ केसेस हैं। तो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं उसके लीगल प्रोसीडिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रोसीड किया जाएगा उसके रूल्स बनाए जाते हैं, कौन कर सकता है। तो इस तरह के जिस समय वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हुए अपने रूल बनाती है, तो उस समय वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये था कि जुडिशरी स्टेट के डेफिनेशन में आती है या नहीं। नाउ क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात हम क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है पावर ऑफ जुडिशरी, न्यायालय का अधिकार टू रिव्यू एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिसीजन। अगर मानिए पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बना रहा है, या गवर्नमेंट या इसके कोई भी विंग के पर्सन कोई ऑर्डर जारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जुडिशरी को पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन कब? कंडीशन है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ के पावर के बियॉन्ड है। ठीक है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये जुडिशरी का पावर है। तो इसी पावर के अंदर तो लॉ क्या होगा?
तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ को डिफाइन किया गया है कि क्या क्या लॉज होंगे। तो सबसे पहले ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब हाउस सेशन में नहीं होता है तो हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट और गवर्नर इन रेस्पेक्टिव केसेस, तो जो पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है उस पे प्रेसिडेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर का जुरिस्डिक्शन है उस पे गवर्नर कानून बना करके उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये जो बनाते हैं और ये ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, जिसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक कि हाउस दोबारा से सेशन में नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसकी और चूंकि ये लीगल इन्फोर्समेंट होता है, इसका जो इन्फोर्समेंट होता है वो बिल्कुल कानून के तरह होता है, इसीलिए ये लॉ के डेफिनेशन के अंदर आएगा। दूसरा, अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है, किसी के भी द्वारा, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ऑर्डर मोस्टली एग्जीक्यूटिव पास करते हैं, बाई लॉज बनाए जाते हैं। अगर मानिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कोई दिया गया है कि कलेक्टर को ये पावर है कि वो इस मसले पर कानून बना सकते हैं किसी लॉ के अंदर, तो वो जो बाई लॉज बनाएंगे, ठीक है, वो लॉ के डेफिनेशन में होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब जैसे कि मानिए अगर कलेक्टर है कोई, तो कलेक्टर को पावर दिया जाता है कि वो टेंडर इनवाइट करते हैं तो उसके फॉर्मेट वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो कुछ नोटिफिकेशन जारी करता है। उदाहरण के लिए लास्ट ईयर यूजीसी ने जो नेट एग्जाम के लिए जारी किया था, तो उस नोटिफिकेशन में था कि आधार वाज मेड मैंडेटरी। तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि आधार को मैंडेटरी नहीं कहा जा सकता है इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो फिर वो खत्म हो गया। उसके बाद जो है और सारे आईडी के ऑप्शंस आने शुरू हो गए वेबसाइट पे। और कस्टम्स, कस्टमरी लॉ का मतलब है कि ऐसे लॉ या फिर ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज जो इतने लंबे समय से चलते आ रहे हैं और उनको लीगल रिकॉग्निशन मिल गया, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मानिए हिंदू मैरिज में सप्तपदी, 7 पग 7 फेरा जिसको कहते हैं, तो 7 फेरा लेने की प्रक्रिया क्योंकि लंबे समय से चलती आ रही है और आज भी प्रैक्टिस होती है, तो हिंदू मैरिज एक्ट भी उसको रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह कोई ऐसा सिस्टम जो कि हमारे ट्रेडिशन में प्रैक्टिस की जाती है और लंबे समय से बिना किसी ब्रेकअप के प्रैक्टिस की जा रही है, तो वो भी क्या होती है, धीरे धीरे कानूनी जो पहचान है वो इख्तियार कर लेती है, उसको मिल जाता है। तो ये सब के सब लॉ के डेफिनेशन के अंदर आएंगे, ठीक है, 13 क्लॉज 3 के अंदर। तो अब कैसे करेगा सुप्रीम कोर्ट इनको, मतलब डिसाइड कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं या नहीं? तो इसके लिए सर्टेन डॉक्ट्राइन्स है, कुछ सिद्धांत हैं। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक करणीयता का सिद्धांत। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से इन्फ्रिंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकती है। क्या डिक्लेयर कर सकती है? नल एंड वॉइड। कहां तक? टू द एक्सटेंट टिल इट्स इन्फ्रिंजमेंट। जिस हद तक कानून का जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट को हैम्पर कर रहा होगा, वहां तक की स्थिति को उसको क्या किया जा सकता है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर लें तो अभी कुछ साल पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000, उसमें एक क्लॉज था 66A। तो 66A का जो क्लॉज था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। दूसरा, अभी रिसेंटली की अगर बात करें तो 2 साल पहले केस आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और उसके थ्रू एक नए बॉडी का क्रिएशन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, दैट इज फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, उसको बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे जुडिशियल रिव्यू की गई और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे जो 13(1) में पावर है, जो बेस
पार्लियामेंट को दिया गया है इस कि वो कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई कानून किसी एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो 13(1) के अंदर उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और दूसरा डॉक्ट्रिन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल एक्सपीरियंस में इख्तियार की है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स, आच्छादन का सिद्धांत, जो कि विकाजी नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1957 में लाया गया था, इसको डिराइव किया गया। इसके तहत क्या किया जाता है कि अगर मानिए कोई कानून है और उस कानून का एक पोर्शन अगर मानिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सही नहीं आ रहा है, तो रेदर देन उसको यहां से काट के अलग करने के इसको क्या किया जाता है, शैडो कर दिया जाता है। शैडो करने का मतलब है कि वो होगा लेकिन अप्लीकेबल नहीं होगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब है और इन्फोर्सेबल नहीं है तो क्या हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी है कि इन फ्यूचर अगर कभी फंडामेंटल राइट अमेंड होता है और वो उसके अमेंडमेंट के बाद उसके को कंफर्म करता है तो वो शैडो हट जाएगा। इसी में आगे बढ़ते हुए अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दोनों के लिए एप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो कानून भारत में चल रहे थे अगर उनको रिपील नहीं किया गया हो, ठीक है, तो उस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है कि अगर आने वाले समय में भी पार्लियामेंट कोई कानून लेके आती है, कमेंसमेंट के बाद लेके आई है और उसमें अगर कोई पोर्शन है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उतने पोर्शन को शैडो कर दिया जाएगा, वो उस समय इन्फोर्सेबल नहीं होगा टिल कि इसका शैडो पार्ट जो है वो कंफर्मिटी ना हो फंडामेंटल राइट के। और फंडामेंटल राइट को बाद में अमेंड अगर कर दिया जाता है तो उसको भी शैडो को हटा दिया जाएगा। ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड पोर्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि जुडिशियल रिव्यू कैसे की जाती है। अब जुडिशियल रिव्यू करने का है तो इसके बाद हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कैसे कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है उसके पावर्स को लेकर के भी बहुत उतार चढ़ाव रहे और उसके में कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए और केसेस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स डिटरमाइन किए। तो उन रूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any query, you can ask me in comment. Thank you so much.